डियर स्टूडेंट्स, जिस टॉपिक पर हम पिछले 3 दिनों से चर्चा कर रहे हैं, भारत में हरित क्रांति क्या है, उसके जनक कौन हैं, कब शुरू की गई, उसके क्या क्या उसके कारण क्या कौन कौन सी समस्याएं आई और हरित क्रांति के कारण देश में प्रमुख बदलाव क्या क्या हुए, इन बातों पर हम चर्चा कर चुके हैं। इस लेक्चर में हम बात करेंगे हरित क्रांति के प्रभाव, जिसमें मुख्य रूप से आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक प्रभावों की बात करेंगे। और उसके साथ साथ हरित क्रांति कौन कौन सी उसकी चुनौतियां हैं, कौन कौन सी क्या सीमाएं हैं, उसके बारे में क्या सुझाव हैं, इन सब बातों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। जैसा आप जानते हैं, हरित क्रांति भारतीय अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में याद की जाती है, क्योंकि इससे न केवल हमारे देश में कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई, न केवल हम आत्मनिर्भर हुए, न केवल हमारे आयातों पर निर्भरता घटी, बल्कि इसका हमारे देश के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और जीवन के सभी क्षेत्रों पर इसका प्रभाव पड़ा। इसलिए इसको एक मील के पत्थर के रूप में याद किया जाता है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था की एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है। पहले हम बात करते हैं इसके आर्थिक प्रभाव क्या क्या हुए। हरित क्रांति से देश में खाद्यान्न उत्पादन तथा खाद्यान्न गहनता दोनों में तीव्र वृद्धि हुई। जैसा हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि खाद्यान्न उत्पादन में बहुत तेज़ी से वृद्धि हुई और 60-61 के मुकाबले 2018-19 में हम 3.5 गुना से भी अधिक खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा पाए। हरित क्रांति के बाद कृषि में नवीन मशीनों जैसे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, ट्यूबवेल, पंप सेट्स आदि का प्रयोग किया जाने लगा। ये इसका आर्थिक प्रभाव है। तकनीकी का प्रयोग कृषि में बढ़ा और थोड़े श्रम और थोड़े समय से हम तकनीकी के माध्यम से उत्पादन को बढ़ाने में सफल हुए। कृषि के मशीनीकरण के चलते कृषि हेतु प्रयोग में आने वाली मशीनों के अलावा हाइब्रिड बीजों, कीटनाशकों, खरपतवारनाशी एवं रासायनिक उर्वरकों की मांग में तीव्र वृद्धि हुई। देश में इनका उत्पादन भी उनके उपभोग में भी तेजी से वृद्धि हुई। परिणाम स्वरूप इन उद्योगों का विकास हुआ। चूँकि जब खेती में अधिक उर्वरक, अधिक बीजों, अधिक कीटनाशकों की मांग की जाने लगी, तो इनके उद्योगों की स्थापना हुई और उससे लाखों की संख्या में लोगों को रोजगार मिला और देश के बहुत बड़े तबके को क्या जीवन स्तर ऊंचा उठाने में मदद मिली। ये है उसका एक अगला आर्थिक प्रभाव। हरित क्रांति के फलस्वरूप कृषि के विकास के लिए आवश्यक संरचनाओं जैसे परिवहन सुविधाएं, सड़कें, ट्यूबवेल, सिंचाई, ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति, भंडारण केंद्र, अनाज मंडियों आदि का विकास हुआ। क्योंकि जब कृषि में उत्पादन तेजी से बढ़ा, तो उसके साथ साथ देश के दूसरे क्षेत्रों की आधारभूत संरचना में भी सुधार हुआ। विभिन्न फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य व अन्य सब्सिडी सेवाओं का प्रावधान भी इस समय शुरू किया गया। इसी कदम के फलस्वरूप किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य मिलना संभव हो सका। किसानों को दिए जाने वाले इन प्रोत्साहन मूल्यों से वे नई तकनीकी को अपनाने में सक्षम हुए। ये महत्वपूर्ण बात है। किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न वाणिज्यिक, सहकारी तथा कोऑपरेटिव सोसाइटीज आदि के माध्यम से उन्हें ऋण की सुविधाएं दी जाने लगी। इसी कारण किसान कृषि में लगने वाली लागत को आसानी से इन संस्थाओं से प्राप्त कर सकें। क्योंकि जब कृषि उत्पादन बढ़ने लगा, तो कृषि के लिए वित्त की मांग बढ़ने लगी और उसके फलस्वरूप देश में जो संस्थागत वित्त के स्रोत थे, उनको मजबूत किया गया, उनका विस्तार किया गया, उन्हें और अधिक वित्त उपलब्ध करवाया गया, ताकि वे किसानों को समय पर उचित साख उपलब्ध करवा करके उनकी मदद कर सकें। हरित क्रांति तथा मशीनीकरण से उत्पादन में हुई बढ़ोतरी के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर विकसित हुए। हरित क्रांति की वजह से पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार तथा उड़ीसा से लाखों संख्या में मजदूर
पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में रोजगार की तलाश में जाने लगे। ये भी एक आर्थिक प्रभाव है कि जिन जिन क्षेत्रों में हरित क्रांति सफल हुई, जहाँ जहाँ इसको अच्छे से लागू किया जा सका, उन क्षेत्रों में जिनमें पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश आता है, वहाँ बिहार, महाराष्ट्र, उड़ीसा और बंगाल की तरफ से लाखों की संख्या में मजदूरों का पलायन हुआ, उनको रोजगार मिला और उनकी आर्थिक स्थिति इससे बेहतर हुई। परिणाम स्वरूप लोगों के आर्थिक जीवन में खुशहाली आई। तो इस तरह से कहने का तात्पर्य कि देश के आर्थिक जीवन पर हरित क्रांति का बहुत ही सकारात्मक प्रभाव हुआ। इसके बाद हम बात करते हैं हरित क्रांति के सामाजिक प्रभाव। हरित क्रांति की वजह से भारत के ग्रामीण समाज में व्यापक स्तर पर बदलाव हुए। इनमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण बदलाव था ग्रामीण समाज का बाजारोन्मुख एवं गतिशील होना। हरित क्रांति के बाद कृषि पूर्व की भांति मात्र एक जीविकोपार्जन का साधन नहीं रही, बल्कि अब यह ग्रामीण समाज की आय का मुख्य स्रोत बन गई। यद्यपि स्वतंत्रता के आज 73 वर्ष बाद शायद वो स्थिति पुनः आ गई है, क्योंकि किसानों की जमीन का विखंडन और उपविभाजन होने से अब खेती एक तरह से अनार्थिक व्यवसाय हो चली है। इसलिए आज पुनः शायद छोटे और सीमांत किसानों के लिए कृषि जीविकोपार्जन का ही साधन बन चुकी है। लेकिन हरित क्रांति लागू होने के परिणाम स्वरूप उन क्षेत्रों में जहां इसे सफलतापूर्वक शुरू किया जा सका, सफलतापूर्वक इसे लागू किया जा सका, उन क्षेत्रों में के किसानों के लिए यह आय का मुख्य स्रोत भी बनी। वहाँ मात्र जीविकोपार्जन का साधन नहीं रहा। किसानों की आय बढ़ने से उनके सामाजिक और शैक्षणिक स्तर का विकास हुआ। जैसा कि मैं चर्चा कर चुका कि जैसे किसानों की आय बढ़ी, वैसे ही उन्होंने अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे वो परिवहन यानी यात्रा के साधन का क्षेत्र हो, उन्होंने अपने लिए सुविधाएं जुटाई और उनसे उनका जीवन स्तर उच्च हुआ और अब वे अपने बच्चों को अच्छी और तकनीकी शिक्षा दिलाने के लिए प्रयास करने लगे। हरित क्रांति की वजह से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को स्वकेंद्रण की भावना का विकास हुआ, जिससे पारंपरिक संयुक्त परिवारों के स्थान पर एकल परिवारों की व्यवस्था प्रचलन में आई। ये बात सही है कि जब कृषि व्यवस्था बहुत पिछड़ी हुई थी, उस वक्त भारत का समाज पारंपरिक था, वहाँ पर संयुक्त परिवार प्रथा लागू थी। लेकिन जैसे जैसे किसानों की आय में इजाफा हुआ, जैसे जैसे उनके जीवन स्तर में वृद्धि हुई, जैसे जैसे उन्हें शिक्षा, चिकित्सा जैसी मूलभूत सुविधाएं मिलने लगी, वैसे वैसे वो आत्म केंद्रित हो गया। अब संयुक्त परिवारों की जगह एकल परिवारों ने ले ली। अब वो सामूहिक रूप से रहने को तैयार नहीं थे। ये एक बहुत बड़ा सामाजिक बदलाव है। हरित क्रांति के कारण लोगों की आय में वृद्धि हुई और इसने ग्रामीण समाज में पारंपरिक रूप से चली आ रही प्रथाओं जैसे जजमानी प्रथा, वस्तु विनिमय आदि को समाप्त किया। ये सही है कि ग्रामीण भारत में वस्तु विनिमय प्रथा लागू थी, जिसको हरित क्रांति के आने के बाद किसानों ने त्याग दिया। अब वस्तु विनिमय प्रथा पर लगभग रोक लग चुकी थी और पुरानी जो जजमानी प्रथा थी वो भी ख़त्म हो गई। यानी ग्रामीण समाज में पुरानी जो जमी जमाई व्यवस्था थी वह अब नई व्यवस्था के रूप में परिवर्तित होने लगी। अब परंपराएं टूटने लगी और ग्रामीण क्षेत्रों में भी बड़े पैमाने पर सामाजिक बदलाव की शुरुआत हुई। हरित क्रांति के विषय में यह कहना अनुचित नहीं होगा कि यह छोटे और सीमांत किसानों की तुलना में बड़े किसानों के लिए अधिक लाभप्रद रही। इसका मुख्य कारण नई तकनीकी में लगने वाले अत्यधिक लागत थी, जिससे छोटे किसानों द्वारा वहन करना संभव नहीं था। यह मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ कि जिन क्षेत्रों में हरित क्रांति सफल रही, जिन क्षेत्रों में हरित क्रांति को लागू किया जा सका, उन क्षेत्रों में इसका फायदा, और कहना चाहिए कि
अधिकांश फ़ायदा बड़े किसानों को ही मिला। उनकी आय में इजाफा हुआ और उस इजाफे के कारण वो अब उनका जीवन स्तर तेज़ी से ऊंचा उठा, लेकिन छोटे किसानों को इसका फ़ायदा नहीं मिला, जिसका कारण छोटे किसान और अधिक अब पिछड़ गए, क्योंकि छोटा किसान नई तकनीकी को अफोर्ड करने में सक्षम नहीं था, क्योंकि उसके पास इतनी आय नहीं है कि वह महंगी नई तकनीकी का इस्तेमाल कर सके। अल्टीमेटली इसका परिणाम ये हुआ कि धनी और निर्धन किसानों के बीच असमानता बढ़ती गई और कुछ स्थानों पर असमानता की वजह से संघर्ष भी हुए। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि जब समाज में धनी और निर्धन वर्ग के बीच बहुत बड़ा गैप हो जाता है तो उस स्थिति में संघर्ष होना लाजमी है। और हरित क्रांति के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक असमानताओं के साथ साथ सामाजिक असमानताएं भी बढ़ी और उनके कारण आपस में लोगों में झगड़े हुए, संघर्ष हुए और उन संघर्षों से एक तरह से सामाजिक विघटन हुआ। ये एक बड़ा सामाजिक दुष्प्रभाव है। जहाँ हरित क्रांति ने अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति के क्षेत्र में अनेक बदलाव किए, वहीं इसने कई नैतिक समस्याएं भी पैदा कर दी। उत्तर भारत के इलाकों में किसानों, जैसे पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में युवकों में नशे और के सेवन और शराब के सेवन जैसी प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिला, क्योंकि जैसे जैसे लोगों की आय में इजाफा हुआ वैसे वैसे वहाँ पर नैतिक मूल्यों और सिद्धांतों का अवमूल्यन हुआ। वहाँ पर अनैतिक प्रवृत्तियों ने जगह बनाना शुरू किया, लोगों के अंदर अनैतिक प्रवृत्ति आने लगी। अब वे शराब, जुआखोरी और गांजा, भांग जैसी जो घातक चीज़ें हैं उनके इस्तेमाल पर को भी बढ़ावा देने लगे और उसका परिणाम हुआ कि समाज में बड़े पैमाने पर नैतिक मूल्यों का ह्रास होता चला गया। हरित क्रांति का महिलाओं के जीवन पर भी व्यापक प्रभाव पड़ा। हरित क्रांति से पूर्व महिलाएं बाहर खेतों में काम करके घर के पुरुष सदस्यों का हाथ बटाया करती थी, लेकिन किसानों की बढ़ती आय और मशीनों के बढ़ते प्रयोग के कारण महिलाओं की स्वतंत्रता भी कम हुई। अब महिलाएं पुरुषों का खेती में उतना सहयोग नहीं कर रही जितना पहले करती थी, क्योंकि अब मशीनों और नई तकनीकों का इस्तेमाल तेजी से हो रहा है। हरित क्रांति के अब हम पढ़ते हैं राजनीतिक प्रभाव। राजनीतिक प्रभावों के अंतर्गत ये देखा गया कि अब किसानों ने राजनीति में भाग लेना शुरू कर दिया, क्योंकि राजनीति है पैसे का खेल, पैसे के बलबूते राजनीति होती है। अब जब बड़े किसानों के पास आय बढ़ी, कृषि कार्यों या कृषि पैदावारों को बेच करके उनको अधिक आय प्राप्त हुई, तो उन्होंने राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेना शुरू किया और उन्होंने बड़े बड़े राजनीतिक दलों में जाकर के चुनाव लड़े। चुनावों के मार्फत वो मंत्री, एमएलए, सांसद और इस तरह के ओहदों तक पहुँचे, इसलिए उनकी राजनीति में पहुँच बढ़ी पहले की तुलना में। हरित क्रांति ने स्वतंत्रता के बाद जमींदारी उन्मूलन, भूमि सुधार जैसे कदमों के चलते भारत में समतामूलक समाज के निर्माण को गति प्रदान की। इससे छोटे व मध्यम स्तर के किसानों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ और इससे शिक्षा और राजनीतिक चेतना का विकास हुआ। ये सही है कि स्वतंत्रता के बाद जब तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंत में हरित क्रांति शुरू होती है तो भूमि सुधारों का भी आगाज हुआ, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन हुआ और लोगों के बीच एक चेतना आई, लोगों के बीच एक सामाजिक बदलाव की बयार आई और उसका प्रभाव यह हुआ कि अब वो शिक्षित होने लगे और उनमें राजनीतिक चेतना भी आने लगी। किसानों तथा उनसे संबंधित मुद्दों को केवल स्थानीय स्तर पर ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर महत्व दिया जाने लगा और इस तरह से अनेक किसान संगठन सामने आए और किसानों के संगठनों ने देश की राजनीति में दखल देना शुरू किया। यद्यपि आज भी किसान संगठन नाम मात्र के हैं और संगठित हैं,
ऐसी स्थिति में उनकी आवाज़ को बहुत तरजीह नहीं दी जाती है, लेकिन फिर भी किसानों के संगठनों के मार्फत उनकी आवाज़ सरकारों तक पहुंचाई जाने लगी। यह एक बड़ा राजनीतिक बदलाव था। किसान एवं उच्च समृद्ध मुद्दे देश की राजनीति में वोट बैंक के रूप में सामने आए। यानी यहाँ ये कहना उल्लेखनीय होगा कि देश में राजनेताओं ने किसानों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया, और जब भी चुनाव आए उन्होंने किसानों के लिए लोक लुभावनी बातें करी, लोक लुभावने वादे किए, और उन्हें वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा। और अब भी जब कभी बार चुनाव होते हैं तो उनमें जनरली कर्जा माफ़ी एक बहुत बड़ा मुद्दा निकल कर के आता है। यह हरित क्रांति और उसके बाद के प्रभावों की वजह से ही संभव होने लगा। इस तरह से हरित क्रांति के ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव रहे। अब हम बात करते हैं हरित क्रांति के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं, क्या क्या सीमाएं हैं। हरित क्रांति माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के आधार पर इसकी समीक्षा की जा सकती है। इस सिद्धांत के अनुसार कृषि उत्पादकता बढ़ तो रही है, परंतु जनसंख्या वृद्धि दर से कम, जिससे कि आत्मनिर्भरता की स्थिति प्राप्त नहीं की जा सकती। भारत के कृषि क्षेत्र का उत्पादन भी अक्सर मांग से कम हो जाता है, इसलिए भारत अभी पूर्ण व स्थायी आत्मनिर्भरता प्राप्त नहीं कर सका है। ये महत्वपूर्ण बात है कि एक तरफ जनसंख्या है और दूसरी तरफ कृषि है, तो जनसंख्या की वृद्धि दर कृषि उत्पादन में वृद्धि की तुलना में कहीं अधिक होती है। तो ऐसी स्थिति में अभी भी भारत के लिए कृषि उत्पादन में आत्मनिर्भरता जैसी स्थिति सदा के लिए नहीं है। यदि हम जनसंख्या वृद्धि को नहीं रोक पाए और कृषि उत्पादन की वृद्धि को नहीं बढ़ा पाए तो हमारे लिए पुनः खाद्यान्न संकट की स्थिति आ सकती है। ये हमारे लिए चुनौती है। इसलिए आवश्यक है कि हमें दूसरी हरित क्रांति को स्पीड अप करना चाहिए। सिंचाई की विभिन्न तकनीकों के बाद भी भारतीय कृषि आज भी मानसून पर निर्भर है। ये सही कहा कि भारत में आज भी 40% से अधिक खेती है वो कृषि बारिश पर निर्भर है। और बारिश, जैसा कि आप जानते हैं कि अनिश्चित और अनियमित प्रकृति के चलते कभी अतिवृष्टि तो कभी अनावृष्टि, और जिससे लाखों हेक्टेयर फसल खराब हो जाती है। इसलिए अभी भी हरित क्रांति के इतने वर्षों बाद भी हम सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवा पाए हैं, जो कि भारतीय कृषि के दीर्घकालीन विकास पर प्रश्न चिन्ह लगा देती है। इसके बाद जलवायु परिवर्तन और मौसमी घटनाएं आज भी भारतीय कृषि को अत्यंत प्रभावित करती हैं। भारत में पश्चिमी विक्षोभ व अल नीनो प्रभाव होते रहते हैं। एक अध्ययन के अनुसार लगभग 49% अल नीनो प्रभाव सूखे को जन्म देते हैं। ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है जो जलवायु परिवर्तन के कारण वर्ल्ड वाइड हो रही है, लेकिन इससे भारत भी अछूता नहीं है। हाई यील्डिंग वैरायटीज, HYV बीजों के सीमित खाद्यान्नों में प्रयोग ने अंतर खाद्यान्न असंतुलन उत्पन्न कर दिया है। अंतर खाद्यान्न संतुलन इसलिए कि इस हरित क्रांति में केवल खाद्यान्न फसलों पर ही ध्यान दिया गया, अखाद्य फसलों पर ध्यान नहीं दिया गया, जिससे इनमें एक असंतुलन पैदा हो चला है। भारत के समस्त क्षेत्रों में हरित क्रांति के एक समान प्रयोग व परिणाम न होने के कारण अंतर क्षेत्रीय असंतुलन उत्पन्न हुए हैं। हरित क्रांति के सफलतम परिणाम पंजाब, हरियाणा में प्राप्त हुए हैं। पश्चिम बंगाल में भी उल्लेखनीय परिणाम थे, परंतु अन्य राज्यों में इसकी परिणाम संतोषजनक नहीं रहे। हरित क्रांति ने भारतीय कृषि का व्यवसायीकरण कर दिया है। कृषि से जुड़े हुए परंपरागत मूल्य व संस्कृति विलुप्त हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त अति उत्पादन के दोष भी उत्पन्न हुए हैं। हानिकारक उर्वरकों, यूरिया, कीटनाशकों, DDT, लिंडेन, सल्फेट आदि ने पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचाया है। इससे जैव विविधता पर भी बहुत विपरीत प्रभाव पड़ा है। ये चुनौतियों के रूप में हमारे समक्ष आज भी विद्यमान है। पंप सेट और ट्यूबवेल के अत्यधिक प्रयोग ने भूमिगत जल को नष्ट कर दिया है। भूमिगत जल बहुत से क्षेत्रों में अब एक तरह से
दिव्य स्वप्न बन चुका है, जहां उपलब्धि नहीं है। कई क्षेत्रों में तो पीने के पानी तक की समस्या खड़ी हो गई है, और ये सब इसीलिए हुआ है कि इस जल का अत्यधिक दोहन हुआ है। अत्यधिक कृषि मशीनीकरण से ने न केवल मानवीय श्रम को स्थानांतरित किया है, अपितु जैव विविधता और ग्रीन हाउस गैसों पर भी नकारात्मक प्रभाव डाला है। कृषकों के पास साख और वित्त की भी कमी बनी हुई है। हरित क्रांति वर्षा जल संरक्षण में भी असफल रहा है, और इस तरह से क्षेत्रीय असमानताओं, निर्धन कृषकों तक उसकी पहुंच न होना, ये तमाम ऐसे कारण हैं जिनसे जो हरित क्रांति के समक्ष आज भी चुनौती के रूप में विद्यमान हैं। आज भी छोटा किसान है, वो गैर संस्थागत स्रोतों के ऋण से दबा हुआ है, उसको अभी भी उससे निजात नहीं मिली है। ये बड़ी चुनौती है। अब हम आते हैं इसके लिए क्या क्या सुझाव दिए जा सकते हैं। जैविक कृषि और जैविक पर्यावरण परक तकनीकों का प्रयोग किया जाए, यानी और ग्रीन रेवोल्यूशन के जो चुनौतियां हैं, जो सीमाएं हैं, जो खतरे हैं, उनसे निपटने के लिए आवश्यक है कि हम अब जैविक खेती पर ध्यान दें, वर्षा के जल संरक्षण करें, मृदा की गुणवत्ता को बढ़ा के रखें, और ऐसी तकनीकों का प्रयोग करें जो न केवल लागत में कम हो बल्कि प्राकृतिक वातावरण को कम से कम हानि पहुंचाएं। हरित क्रांति के समस्त खाद्यान्न और समस्त क्षेत्रों में इसका प्रयोग हो। भूमि प्रयोग सर्वे सक्षम संबंधित तकनीकियाँ, प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग उचित मात्रा में हो। शोध एवं विकास पर अधिक ध्यान दिया जाए। सूखे क्षेत्रों में सिंचाई की नई तकनीकें विकसित की जाए, और उसके साथ साथ इस तरह से कृषकों को संगठित और संगठित किया जाए, उनको साख और दूसरी सुविधाओं से जोड़ा जाए। सहकारी एवं सामूहिक कृषि को बढ़ावा दिया जाए। कृषकों के लिए दीर्घकालिक योजनाएं बनाई जाएं, ताकि छोटे और बिखरे हुए रकबों का अधिक से अधिक इस्तेमाल संभव हो सके। इस तरह से ये सुझाव हैं। इसके बाद निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि भारत को संपूर्ण रूप से आत्मनिर्भर बनाए जाने के लिए आवश्यक है कि हम कृषि में आधुनिकीकरण और विविधीकरण करें, लेकिन पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण पर हमें ध्यान देना होगा, और इसके साथ साथ कृषि में व्यापारिक फसलों के विविधीकरण, एग्रो प्रोसेसिंग उद्योगों को प्रोत्साहन, वन संरक्षण आदि का भी हमें ख्याल रखना होगा। इस तरह से कहने का तात्पर्य हरित क्रांति से हमें कई तरह के सबक मिलते हैं। उनमें उन चीज़ों पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा जिनसे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा है, जिनसे जल संरक्षण को नुकसान पहुंचा है, जिनसे जैव विविधता को नुकसान पहुंचा है। इन सब चीज़ों पर हमें अब ध्यान देना होगा। इसमें मैंने असाइनमेंट दिए हैं, इन असाइनमेंट को भी देखें और इसको सॉल्व करके दिखाएं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।